हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। रुक जाओ एक सेकंड, क्या पढ़ें, क्या करें, क्या 6:20 हो गए। जेई मेन की कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आई ना अभी तक? हम्म, कब पेपर होने वाला है? बिटसेट का पेपर का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया? भर दो। भर रहे हो? नहीं भरोगे? कुछ कोई लोग ऐसे हैं जो डिसाइड करें बिटसेट नहीं जाना, बिट्स नहीं जाना। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड करके हम बिट्स नहीं जाएंगे, यार बिट्स का पेपर भी नहीं भरेंगे। होते हैं हर साल कुछ एक्चुअली, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है कोई ऐसा? देख तू है ना, तू ऐसा क्यों? फीस बहुत ज्यादा है? फिर क्यों, पागल है क्या तू? भाई बिट्स का पेपर प्लीज, हाथ से हाथ जोड़ के विनती है। क्या होता है, को तो डीटी जाना है, उसके अलावा तो कोई जाएगा नहीं। सेलेक्ट नहीं हुआ तो भी डीटी जाएगा, वह दरवाजे पे तो दरबार बनेगा। बिट्स का पेपर तो दे दियो। कब तक? तो क्यों नहीं रहेगा तो इस दुनिया में ज्यादा? प्रोमिथियस बैडमिंटन स्कूल में स्मैश, स्मैश ड्रिबल स्मैश टैप कर रहा हूँगा। ये कहाँ पे स्कूल? तो फिर बढ़िया ना, बिट्स नोएडा से पास है डीटीयू कंपैरिजन में। चल मजाक कर रहा हूँ मैं, बट क्यों? पापा से बात करवा दे मेरी। क्यों, तेरे को भरोसा नहीं होने? बात करा दी मेरी, ठीक है। तू चाहता है इनसे दूर जाना? भी नहीं चाहता है। पेपर दे सकता है फिर भी मेरे कहने पे? पेपर दे सकता आपसे। पेपर नहीं दिया अगर तूने, प्लीज मुझे याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं कि थोड़े टाइम बाद क्या धर्म ने बिट्स का पेपर दिया नहीं दिया, चेक करना है। नहीं दिया तो 2 बार होता है। दूसरा बार देगा? दूसरा दिलवाई देगा यार। नहीं एक्चुअली बिट्स के पेपर में, बिट्स में क्या है ना कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि बिट्स की ना लोगों को ऐसा लगता है फीस बहुत ज्यादा है। ज्यादा भी है, बट लोगों को लगता भी है ज्यादा है। जैसे आईआईटी की फीस कितनी है? 8 लाख है टोटल, 4 साल की जो ट्यूशन फीस है। बिट्स की जो ट्यूशन फीस है वो 4 लाख है रुपए साल की। तो वो डबल का फर्क पड़ता है लोगों को। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम अगर बिट्स जैसे कॉलेज जा रहे हो वर्सेस तुम अगर बिट्स नहीं जाते हो, तो मतलब तुम कुछ और, तुम्हें जो कॉलेज मिल रहा है उसका क्या लेवल है या उसमें से प्लेसमेंट का क्या स्कोप है, तो इतना फर्क हो सकता है कि मतलब आप 1 साल में ही जो आपने जॉब करोगे उसके 1 साल वाला ही से ही आप उस एक्स्ट्रा डिफरेंस को कवर अप कर लोगे फीस वाले को, और फिर उसके बाद तो चांदी चांदी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है वो। तो मतलब इस वजह से ना रुका जाए बिट्स में एडमिशन होने के बाद कि बिट्स में नहीं जा रहे, कि फीस बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में बहुत सारे कोलैटरल फ्री लोन्स और बहुत कुछ अवेलेबिलिटी होती है उस समय पे, तो कोई टेंशन होती नहीं है। अगर तुम पढ़ने को रेडी हो तो तुम्हें पढ़ाने को तो दुनिया रेडी है ही, ठीक है। तो बिट्स का जो कोर्स है उसको ऐसे इस वजह से ना छोड़ा जाए कि वहाँ फीस बहुत ज्यादा है, ये ना सोचा जाए। ये बहुत ही गलत थॉट रहता है लोगों के मन में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिट्स के कॉलेज में बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन आती है कि आईआईटी से ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी बिट्स में बन जाती है। और दूसरी बात कि चलो मैं कह रहा हूँ आईआईटी को भूल जाओ, उसके बाद ऐसा बहुत बार देखा है मैंने, कोई एनआईटी नहीं मिल रहा, बिट्स में डुअल डिग्री प्रोग्राम मिल जाता है।
एक होता है प्रोग्राम, वो तुम्हें बाद में समझाऊंगा कि उस प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत अमेजिंग प्रोग्राम होता है। जो बिट्स के बच्चे होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि हमने प्रोग्राम क्यों नहीं लिया, जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं या ले लेते हैं, वो भी जो उस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं वो बताते हैं कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। वो हम बाद में लंबा डिस्कशन करेंगे, आज की डेट में डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट प्लीज रजिस्टर फॉर दीज एग्जाम्स। ओके, ठीक है, चलो ओके गाइस, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स के शॉर्ट नोट स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज अ चैप्टर जिससे ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 शिफ्ट में। तो देयर वर सम पेपर जिसमें एक ही पेपर के अंदर 2-2 क्वेश्चन भी थे। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर एज अ चैप्टर में बोलूं तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो मैं आधा ही मानता हूं इस चैप्टर को लार्जली। तो अगर मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें पता होने की जरूरत है उसके बारे में बात करूं, तो सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज कितनी होती है। ये बात लोगों को नहीं भी पता होता, इससे इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, बट फिर भी मैं जब हमने करा हुआ है तो हम बात कर लेंगे इसकी। म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। म्यू नॉट एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ SI यूनिट्स में। तो वो 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई में 4 पाई कैंसिल हो जाता है, तो काफी सही से रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कर लेते हैं तो वो बेसिकली V क्रॉस R वाली डायरेक्शन देख लेते हो आप। तो यहाँ पे जैसे इन दिस केस V इधर है, R इधर, तो V से R की तरफ जाओगे तो इनटू द प्लेन आ जाएगा आपका थंब, तो राइट हैंड थंब ऐसे कुछ आ जाएगा, तो V क्रॉस R कुछ इस तरीके से आ जाता है। फिर दूसरी बात जो हम यहाँ पे करते हैं वो है बायो-सावर्त लॉ। बायो-सावर्त लॉ बेसिकली हमें बोलता है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से उससे R डिस्टेंस दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो अब पूरी वायर की वजह से डायरेक्टली फील्ड बताना तो पॉसिबल नहीं होता, तो हम एक वायर का छोटा सा पार्ट देख लेते हैं DL लेंथ का, और इस छोटे से पार्ट की वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, जो DB मैग्नेटिक फील्ड आती है इस पॉइंट पे, तो वो बेसिकली हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। अगेन डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो DL क्रॉस आ जाती है, R की तरफ डायरेक्शन आ जाती है, और DL बेसिकली वो वेक्टर है जो लेंथ के करंट के अलोंग है, तो DL क्रॉस R इन दिस केस देखेंगे तो इनटू द प्लेन DV हमारा आ जाएगा, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस DV को इंटीग्रेट करना है इफेक्टिवली, सिंपल सी बात है, राइट, यस। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है रिजल्ट याद करने वाली, जो यहाँ से मेन रिजल्ट हमारा चालू होता है, विच इज अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R0 पे अगर एक पॉइंट P है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इंटू, अगर एंगल ये वाले गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाई 2, ऐसे कुछ लिख लेते हो। और अगर एंगल ये वाले गिवन होते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश, तो वहां पे साइन अल्फा डैश प्लस साइन बीटा डैश बाई 2 आ जाता है। बहुत फर्क नहीं है वो, बेसिकली आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जब ये इनफाइनाइट हो जाता है तो अल्फा और बीटा, अल्फा डैश और बीटा डैश 90-90 हो जाएंगे, और ये अल्फा और बीटा 0-0 हो जाएंगे। इज इट और नॉट, ठीक है। द फॉर्मूला इज रिमेंबर्ड लाइक दिस, कि ये वाला जो रिजल्ट है हमारा किसकी वजह से होता है, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है, और इसमें कुछ आगे एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो सिंपल सी फीलिंग ये होती है कि अगर हम अपने राइट हैंड थंब को कर्ल करें, सॉरी करंट की तरफ रखें, तो जो हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर है वो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो जैसे यहाँ पे बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस पॉइंट इनटू द प्लेन हो जाएगी, कैसे, क्योंकि अगर कर्ल हमारा फिंगर का कुछ इस तरीके से है, सॉरी अगर राइट हैंड थंब हम ऐसे प्लेस करें तो हमारा कर्ल फिंगर का कर्ल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय हमें एक छोटी चीज ये भी देख लेते हैं कि जैसे अगर एक वायर है जिसमें कुछ करंट ऐसे कुछ इनटू द प्लेन करंट जा रहा है, तो हमें ये समझ आ जाता है इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो एक, जैसे ये करंट थंब हमने इसे प्लेस किया, तो फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं, तो जो फिंगर्स का कर्ल है वो हमारे को बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे किधर है, इधर की तरफ इधर है, इस पॉइंट पे इधर की तरफ है,
इस पॉइंट पे ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे है, मतलब अगेन दैट इज द फीलिंग दैट वी गेट फ्रॉम दिस। जो मैंने रूल बताया डायरेक्शन वाला, वो इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए पता होना चाहिए आपको। इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 2πr। बस इसमें ध्यान रखना होता है, ये जो r ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का फ्रॉम दी वायर। जो r डिस्टेंस है ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। अगर ये इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में अगर ये ऐसे सेमी इनफाइनाइट होती, एक तरफ तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है और इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाती है? म्यू नॉट आई बाय 4πr, आधी हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाता है और एक एंगल 0 हो जाता है, तो cos अल्फा प्लस cos 90/2 वहां से 1/2 आ जाता है वो तो। दैट इज द फीलिंग, कोई बात नहीं। आगे चलेंगे तो क्या होगा? अगर हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, क्या है? स्क्वायर लूप है, तो उस स्क्वायर लूप के अंदर अगर हमसे कोई बोले कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट स्क्वायर लूप, तो वो कितनी हो जाती है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा तो वही रिजल्ट जो हमने यूज किया था वही वाली बात है। तो आप एसेंशियली एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हो, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल, ये भी 45 डिग्री एंगल है, तो यहां से हमें पता चल जाता है बी एट ओ जो है वो म्यू नॉट आई बाई 2πr। आर के वैल्यू है a/2। देखिए प्लीज समझिएगा, आर ये वाला है, ए बहुत बार बच्चे डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दिस वायर इनटू cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये 2 इंटू cos 45 डिग्री विच इज 1/√2 हो गया अपॉन 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। और ये वैल्यू जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगी। क्यों 4 से मल्टीप्लाई होगी? क्योंकि इस वायर की वजह से भी इतना होगा, इस वायर की वजह से भी इतना होगा, इस वायर की वजह से भी उतना होगा, इस वायर की वजह से भी, सबकी वजह से डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा कि 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। अगेन डोंट रिमेंबर द आंसर, कुछ लोगों को याद भी रह जाता है, बट डोंट, आई डोंट थिंक इट्स नॉट नीडेड टू बी रिमेंबर्ड। इस तरीके से हमारा ये फिगर आउट हो जाता है। जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात देखते हैं, तो कर्व करंट कैरिंग वायर की वजह से जब फील्ड देखते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात, एक लौती बात जो हमारे दिमाग में आती है, सर्कुलर वायर आती है। अगर सर्कुलर आर्क है जिसको जो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, इस पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालना चाहते हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो कंप्लीट सर्कल की वजह से फील्ड होती है, इसमें क्या लग जाएगा? यूनिटरी मेथड। थीटा एंगल सबटेंड करा है तो 2π एंगल के लिए इतना होता है θ/2π। सिंपल, दिमाग नहीं लगाना चाहता, यूनिटरी मेथड लगा के आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट ऑफ दैट वायर की वजह से कितनी फील्ड होगी सेंटर पे। इज दैट क्लियर? डायरेक्शन की बात करोगे तो क्या होगा? इस बार जब डायरेक्शन की बात करते हो तो क्या आती है कहानी? डायरेक्शन की जब बात करते हो आप, तो डायरेक्शन के लिए आ जाता है, आप अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करोगे, राइट हैंड फिंगर्स को, सॉरी हाँ, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करोगे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब जो है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो जैसे इन दिस केस जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? इनटू द प्लेन हो जाएगी। समझ आई बात? ये यस, बहुत अच्छी कहानी है। अगर एक सर्कुलर लूप ही होता है पूरा का पूरा, तो फिर तो सेम ही आंसर जो हमने ऊपर लिखा था वही हो जाता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। और अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों मल्टीप्लाई हो जाता है n से? एक टर्न की वजह से इतना n टर्न है तो n टाइम्स हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ आ रही है कहानी? पक्का? ठीक है, आगे चलेंगे। ऐसा एक सिचुएशन बनती है इसमें जो एक रिजल्ट याद रखने लायक बन जाता है बहुत बार, वो है कि अगर करंट कैरिंग वायर ऐसे कुछ हम बना रहे हैं, एक पॉइंट पे एंटर करती है और फिर ऐसे जा रही है, और यूनिफॉर्म वायर होती है। कैसी वायर? यूनिफॉर्म वायर होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कुछ करंट I1 जाता है, इसमें कुछ करंट I2 जाता है, और वो इस तरीके से जाता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? 0। क्योंकि इसमें करंट ज्यादा होता, कम होता है, इसमें करंट ज्यादा होता है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इसका जो एंगल है यहाँ पे, ये छोटा हो जाता है, उसका एंगल बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से इवेंचुअली जब हम देखते हैं तो 0 आ जाता है। और ये स्ट्रेट वायर्स जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी देखा जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? अभी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि एक और रूल हमें पता होना चाहिए कि एक वायर की वजह से उसके अलाउंग कोई पॉइंट पे फील्ड 0 होती है ना? ये भी बात में ऐसे वर्थ रिमेम्बरिंग है कि बी ड्यू टू अ वायर
along itself due to wire at a point along itself, at a point along itself is 0। तो जिसकी वजह से इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मुझे पता चल जाता है कि उस पॉइंट पे 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात जो हम करते हैं वो हम करते हैं कि अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप में पॉइंट पी पे अगर हमें फील्ड चाहिए एक्सेस वाले पॉइंट में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमारे को पता है KQ(x/r² + x² 3/2 आ जाता है फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड में क्या फॉर्मूला आता है एक्सेस पे? मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेस वाले पॉइंट पे क्या फॉर्मूला आता है? μ0I r² अपॉन 2 टाइम्स r² + x² raised to the power 3/2। सिंपल सी कहानी है, समझ आई बात? ये μ0I r²/2 एंड देन r² + x² raised to the power 3/2, ऐसा कुछ आपका फॉर्मूला आ जाता है। एंड अगेन अगली बात जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो ये है, ये देखो ये फॉर्मूला देख लो अगर नहीं देखा तो। अगर हम बात करते हैं करंट ड्यू टू अ रोटेटिंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होती है? करंट ड्यू टू रोटेटिंग, अगर एक चार्ज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एक सर्कल में तो उसकी वजह से कितना करंट माना जाता है? Q(ω/2π) डायरेक्टली पता होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे Q by टाइम पीरियड, वो भी ठीक बात है, बट अगेन Q(ω/टाइम 2π) दैट इज सिंपल इनफ। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाला पॉइंट जब हम देखते हैं तो कितनी हो जाएगी वो? अब आप इसको एक करंट की तरह इमेजिन कर लोगे ना, तो वो तो μ0I/2r हो जाएगा, और I जो है हमने ऊपर निकाल लिया, उसकी वैल्यू डाल देंगे। मतलब अगेन ये जो बात है, ये बात सिर्फ समझाने वाली है कि अगर ये आपको पता चल गया तो उसकी वजह से सेंटर पे अगर फील्ड निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल लोगे? वो कुछ इस तरीके से निकाल लोगे। एक और छोटी सी बकवास होती है कि गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म नाम की कोई चीज होती है। वो क्या होता है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म होता है B.dA का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 0। आइडियली हम बोलेंगे कि Q/ε0 बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, तो Q एनक्लोज तो नेट Q तो इसमें कुछ होता ही नहीं, इसमें तो हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव वाली फीलिंग होती है, अगर हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो ऐसी कुछ बात है कि 0 आ जाता है। B.dA का इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज सरफेस, ये जो सर्कल बनाया बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो 0 होता है, विच बेसिकली मीन कि कभी भी कोई क्लोज सरफेस है तो फील्ड लाइंस जो है जो एंटर करेंगी वो लीव भी करेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका एक और फैक्ट होता है कि इसमें दो रीजंस होते हैं इसके। एक रीजन होता है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो दोनों रीजन मतलब अपने आप ही आपस में एक दूसरे के भी रीजंस होते हैं, बट हाँ। और दूसरी बात होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज MFL ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, MFL ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। ग्रेट। अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उन पे कितनी फोर्स लगती है? तो पहली बात जब हम बात करते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की, तो फॉर्मूला तो सिंपल से है QV×B। जो फोर्स का फॉर्मूला है वो QV×B है। अगेन दैट इज एसेंशियली परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। जो फोर्स है V और B दोनों से परपेंडिकुलर होती है, टेलिंग मी व्हाट? इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन, और बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहता है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं आप, तो सेम ही चीज है। तो ये कुछ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड में इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स हमें पता चल जाता है कितनी है? 0। QV×B तो 0 हो जाएगा, V और B अगर पैरेलल है तो QVB sin थीटा बन जाएगा ना, वो तो sin थीटा 0 हो जाएगा, तो फिर दैट इज ओके। अगर V परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर क्या बनेगा केस? जो फोर्स बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? QVB हो जाएगी, और वो अगेन वो जिस डायरेक्शन में लगेगी तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में, अगर स्पेशली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल सर्कुलर
पाथ में घूमता है, एंड उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो रिजल्ट हमें याद होना चाहिए क्या होता है, वो mv बाई क्यूबी। बहुत बार इस रिजल्ट को लीनियर मोमेंटम बाई क्यूबी भी लिख सकते हैं आप, बट या दैट्स ओके। ओके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वी एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर थीटा एंगल बना रहे हैं तो फिर कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, तो इसमें तो हमें पता चल गया कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ हो जाता है। तो अगर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड और आप ऐसे वेलोसिटी देते हैं तो जो फोर्स लगेगी वो इस तरीके से लगेगी कि पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगी और सर्कल का जो रेडियस है वो इतना हो जाएगा। वी और बी अगर थीटा एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, तो इन दिस केस वी को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल। और यहाँ पे वी परपेंडिकुलर की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वी पैरेलल की वजह से पार्टिकल ऊपर जाता है। तो इफेक्टिवली कैसा मोशन हो जाता है उसका? हेलिकल मोशन हो जाता है। कैसा मोशन हो जाता है? हेलिकल मोशन हो जाता है पार्टिकल का। तो इस केस में हेलिकल मोशन होता है, एंड उस हेलिकल मोशन का अगर हम रेडियस देखेंगे तो वो mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी हो जाता है। और पिच की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिच जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है? v पैरेलल इनटू टाइम ऑफ वन रोटेशन हो जाता है। और टाइम ऑफ वन रोटेशन का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है? एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन का टाइम कितना लगता है? 2 पाई आर बाई वी भी कर सकते हो, बट वो करने में मेहनत लगेगी, तो याद ही रखना रिजल्ट 2 पाई एम बाई क्यूबी। एक सर्कुलर पाथ का जो रोटेशन का टाइम है वो 2 पाई एम बाई क्यूबी है। एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस टाइम पीरियड दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आप फास्ट चलो या स्लो चलो, जो टाइम है वो 2 पाई एम बाई क्यूबी होता है। ये रिजल्ट हमें पता चल सकता है, ठीक है। और ये टाइम मतलब दिस टाइम वाज वैलिड फॉर अबव केस आल्सो। इस वाले केस में भी ये टाइम वाला रिजल्ट वैलिड, अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट टाइम वाला केस में भी उस वाले केस में वैलिड, क्योंकि इसमें वेलोसिटी से तो फर्क पड़ नहीं, यहाँ पे वी परपेंडिकुलर है, वहां पे वी था, तो कोई फर्क तो उससे पड़ नहीं रहा। एक और सिचुएशन होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो तो पार्टिकल का मोशन इन दैट केस किस तरीके से होता है? पार्टिकल का मोशन इन दैट केस किस तरीके से होता है? तो बड़ा ही सिंपल सी सिचुएशन बन के आती है हमारे सामने कि अगर वेलोसिटी आप ऐसे देते हैं तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर क्यूई फोर्स कुछ इधर की तरफ लगता है, और उस क्यूई फोर्स की वजह से वो आगे की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ चला जाता है, विच इज क्यूई बाई एम एक्सेलरेशन से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल है, तो उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगता। अब यहां पे सपोजिटली आप कुछ वेलोसिटी को 90 डिग्री एंगल पे दे दो, तो अब एक फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और दूसरा फोर्स एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगता है, वो इधर की तरफ क्यूई फोर्स लगता है। तो अब इस क्यूई फोर्स की वजह से पार्टिकल इधर जाएगा, इस वाली फोर्स की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और अगेन अगर आप इस पाथ को देखेंगे तो फिर से ये हेलिकल पाथ हो जाएगा, बट बिकॉज इधर की तरफ क्यूई फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होता जा रहा है, तो पिच जो है वो मोशन की बढ़ती चली जाएगी। पिच जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस की इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है ना, टाइम पीरियड सेम रहेगा सर्कुलर पाथ में घूमने का, बट जो वी पैरेलल है वो बढ़ता चला जाएगा, तो इस वजह से आप देखेंगे कि पिच बढ़ता चला जाएगा। तो इन दिस केस हेलिकल मोशन हो जाएगा। अगर कुछ एंगल पे भी देंगे तो उस केस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, यही वाला केस इफेक्टिवली बन जाएगा, क्योंकि इधर भी तो इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी आई जाएगी ना। इज दैट ओके? ठीक है। एक बात यहाँ पे हो सकती है कि अगर ये कुछ वाई हाइट जाता है, वैसे तो ये बात जनरली यूज नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्क रहा है क्यू ई वाई, वो हाफ एम वी पैरेलल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी में इसका चेंज आ जाएगा। वी परपेंडिकुलर वाले में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, तो दैट इज ओके। कुछ इस तरीके से हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, आई थिंक सही बात है, आगे चले, रुकू? ठीक है। एक और केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बट उसमें जनरल केस हम नहीं करते। हम कौन सा केस करते हैं? स्पेशल केस करते हैं, क्योंकि स्पेशल केस में क्या होता है, नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है। जनरल केस में साइक्लॉइड बनता है, जिसकी बात हम नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके क्वेश्चंस नहीं आते पेपर में, और आते हैं तो हमारी औकात नहीं उन्हें सॉल्व करने की पेपर के टाइम पे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो हम करना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो स्पेशल केस में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो कब हो जाती है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, कितनी? क्यू वी बी। और अगर आप चाहते हो नेट फोर्स जीरो, तो बेसिकली कैसे कब होगा नेट फोर्स जीरो? व्हेन क्यू इज इक्वल टू
QVB, कुछ लोग इसको याद भी रख लेते हैं, दैट E इज इक्वल टू VB, रिजल्ट भी याद रख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके, राइट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करंट कैरिंग वायर पे फोर्स, हेडिंग मिस हो गई मेरे से, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अगर इस पे हम फोर्स की बात करते हैं तो फिर क्या होता है? तो अगेन जब लेंथ और वायर की, सो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है IL क्रॉस B। अब इस फॉर्मूले पे तो मैं नहीं जाता जनरली, मैं बस इस वाली बात को याद रखता हूं कि कितनी होती है फैक्ट्री फोर्स, कितनी हो जाती है अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है आपस में, तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन आता है वो आ जाता है BIL, ऐसा कुछ याद रख लेता हूं मैं, BIL, ILV, IBL, जो भी आपको याद रहता हो, वो एक फॉर्म जो भी याद रहती है वो कौन सी याद रहती है? BIL वाली याद रहती है, ऐसे कुछ। BIL ऐसी क्यों याद रहती है? मैंने ऐसे बताई थी तो वही आप लोगों ने उस तरीके से याद कर लिया। मेरे को BIL से याद है, PIL से थोड़ा वो होता है इसका, PIL, हाँ PIL होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। IPL से याद रखना चाहते हैं, पर IPL देखता नहीं था जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, तो आई थिंक तब तक तो IPL कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में, 2008 तक तो मैं क्रिकेट नहीं देखता था, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था उससे पहले मैंने। चले आके, ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है। डायरेक्शन जो निकालते हो, डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप? डायरेक्शन के लिए अब आप देखो, रिजल्ट आपको बस पता होना चाहिए, हाँ तो लिखूंगा नहीं ना मैं शॉर्ट नोट्स में, बस ये ध्यान रखना है रिजल्ट कॉन्शियसली याद होना चाहिए कि करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के 4 फिंगर जो है, ठीक है, और ये चार्टा जिधर पड़ता है दैट इज द डायरेक्शन विच फोर्स लगती है, ठीक है। तो इन दिस केस ऐसे फोर्स बाहर की तरफ इस भाई साहब पे लग जाती है। अगर LB जो है वो थीटा से थीटा एंगल पे है, तो इन दिस केस क्या करते हैं आप? कंपोनेंट लेते हो, और किसका कंपोनेंट लेते हो? थीटा का लेते, जनरली मैग्नेटिक फील्ड का लेते हो, क्योंकि ऐसा बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है कि लेंथ का कंपोनेंट ले लिया, वायर का कंपोनेंट ले लिया, थोड़ा अजीब लगता है मुझे, तो इट्स बेटर दैट आई टेक द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B परपेंडिकुलर और B पैरेलल, और ऑब्वियस सी बात है कि जो फोर्स हो जाएगी वो B परपेंडिकुलर IL हो जाएगी, विच इज अगेन BIL साइन थीटा भी बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फट जाएगा बेचारा, छोटा सा है वैसे भी। आगे चले, ठीक है, तो ये अगर करंट इज एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोर्स के बारे में और बात करते हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होती है? अगर ये दोनों एक वायर रखी होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, μ0I1/2πd इंटू I2 BIL, और पर यूनिट लेंथ बोल रहे होते हैं तो μ0I1I2/2πd फॉर्मूला हो जाता है। तो ये बस ध्यान रखना है पर यूनिट लेंथ है, अगर यहाँ पे लेंथ दे रखी होगी टोटल कितनी फोर्स लग रही है इस वायर पे, तो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस रिजल्ट को। ये गलती आप ना करें तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा, इस तरीके से हम इसे समझ लेते हैं, μ0I1I2/2πd, ऐसे फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर्स पर यूनिट लेंथ कुछ हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। इज इट फाइन? ठीक है, फॉर एनी कर्व्ड वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स निकालते समय IL क्रॉस B या BIL जो हमारा फॉर्मूला है वो स्ट्रेट वायर्स के लिए दिखता है हमें। अब अगर वायर कर्व्ड हो, कर्व्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी वायर हो, तो इन दैट केस यू कैन रिप्लेस दैट वायर विद अ स्ट्रेट वायर ना, इन दिस केस आप उसको रिप्लेस विद अ स्ट्रेट वायर बिटवीन द एंड्स, विद अ स्ट्रेट वायर बिटवीन द एंड्स, ऐसा कुछ आप कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स। तो अगर जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, ऐसे एक वायर मान लेंगे और उसमें कुछ करंट आई इमेजिन कर लेंगे, तो उस पर जब मैं फोर्स निकालूंगा तो हो जाएगी ये लेंथ 2R हो जाएगी, तो BIL BI2R, इस तरीके से मैं इसको कर लूंगा फिगर आउट। समझ आई बात? ये सिंपल सी कहानी है, कोई लंबी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। अगेन जो अगली बात हमारे सामने आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ करंट कैरिंग लूप आ जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ करंट कैरिंग लूप कितना होगा?
मैग्नेटिक, अगर एक करंट कैरिंग लूप है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल हो जाता है वो IAN या NIA, जैसे भी याद हो आपको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA या NIAN, जो भी याद रहे। I करंट है, A एरिया है, N है, नंबर ऑफ टर्न्स है। और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो फिर से वही होती है कि लूप है तो अपने फिंगर, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो थंब है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इन दिस केस जैसे हमें पता चल गया कि इनटू द प्लेन हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। ये वाली बात समझ आ जाती है हम लोगों को। श्योर बच्चों, बच्चल, ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये डाइपोल जो है, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क कितनी लगती है? P क्रॉस E लगती थी टॉर्क आपकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तो यहां पे कितनी लगती है? M क्रॉस B, विच इज एसेंशियली MB साइन थीटा। इस तरीके से टॉर्क लगती है। और इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? डायरेक्शन होती है M क्रॉस B। तो ठीक है, मैथमेटिकली M क्रॉस B बोल सकते हो आप, बट यहां पे डायरेक्शन जब हम देखते हैं तो B ट्राइज टू अलाइन M along itself। तो अगर B इधर है और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ आ जाए। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ आ जाए। ये एक बेसिक फीलिंग हमारे लिए रहती है। दैट इज द ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस P डॉट E होता है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस M डॉट B हो जाता है। एंड अगेन एक बात यहाँ पे समझने वाली रहती है कि यू मिन कब होता है? वो माइनस MB है एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, एंड यू मैक्स जो होता है वो कितना हो जाता है? प्लस MB। वो कब होगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज पे, राइट। एंड जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है तो फिर यहां से जब हम लोग नोटिस करते हैं तो वहां से हम लोग ये बात देख लेंगे कि यू मिनिमम और यू मैक्सिमम समझ जाएगा। सॉरी, एक ये बस छोटी सी बात होती है कि यू मिनिमम वाले केस में कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। जस्ट इन केस वर्ड कोई आपसे यूज करा ले तो, बट अदरवाइज ठीक है। जनरली मैंने नहीं देखा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला वर्ड्स कुछ ज्यादा यूज नहीं होते एग्जाम में नोटिस किया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ये, या तो टू इजी है टू मुश्किल है, ऐसा लग रहा है क्या? ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक रोटेटिंग चार्ज है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है। तो इसके लिए अब जैसे यहाँ पे हमारे पास डिस्क है और डिस्क में अगर चार्ज रोटेट कर रहा है तो उसके लिए आपको पता है कि भाई वो ऐसे कुछ कुछ आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके हर एक की वजह से करंट इमेजिन करना पड़ेगा, और हर एक की वजह से फिर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करके ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं होती है। क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम लोग? मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम जो है वो Q बाई 2 टाइम्स मास होता है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? L टाइम्स Q बाई 2 है। L कितना है? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। अगर ऐसे डिस्क घूम रही है तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम डिस्क का कितना है इस एक्सिस के, बट mr स्क्वायर बाई 2 वो है मोमेंटम इनर्शिया इंटू ओमेगा आई ओमेगा, इंटू में Q बाई 2m अगर मैं करता हूं तो यहां से हमें समझ आता है Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो जनरली it is a very rare situation that I would need to integrate the expression for finding the magnetic moment due to rotating charges. Is that okay? आप सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम वाले रिजल्ट से ऐसे कंपेयर करके जवाब निकाल सकते हो। अब आपको हो गया एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है सेपरेट चैप्टर की। गो टू दैट चैप्टर एंड मेक श्योर यू रिवाइज दोस नोट्स सो दैट यू रिमेंबर दैट प्रॉब्लम। अब हमारे पास सिंपल सी कहानी है, एक एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ इस तरीके से हमें बताता है कि अगर मैं कोई भी लूप कंसिडर करूं तो जो उस लूप में B डॉट DL का इंटीग्रल है, इसको बहुत बार बोल देते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए? लाइन। B डॉट DL है ना, DL की वजह से लाइन वाली फीलिंग है, तो B डॉट DL का इंटीग्रल ओवर अ होल क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड।
विच इन दिस केस अगर हम नोटिस करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I1 I2 I3 तीनों करंट्स पे डिपेंड करेगी। बट बी डॉट डीएल का इंटीग्रल अगर इस पूरे क्लोज लूप के लिए मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज कितना है, म्यू नॉट I1 माइनस I2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक करंट अंदर जा रहा है, एक करंट बाहर आ रहा है, तो जो नेट करंट इनक्लोज है वो म्यू नॉट I1 माइनस I2 होगा। इज इट फाइन? तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है बेसिकली। इस एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल काफी केसेस के लिए होता है। जो नई बातें हैं, जैसे इनफाइनाइट विड्थ शीट है, तो इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हम ऐसे लूप कंसिडर कर लेते हैं और उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी डॉट डी एल की बात करते हैं। तो अगेन जो लेफ्ट साइड है इस फॉर्मूले की, बी डॉट डी एल का इंटीग्रल, और जो राइट साइड है इस फॉर्मूले की, उसकी अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड जो है वो बी इंटू, अगर ये लेंथ एल बोल दूं मैं एक सेकंड के लिए, तो बी इंटू 2l हो जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज की अगर मैं बात करूं तो आई एनक्लोज हो जाएगा करंट पर यूनिट विड्थ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट, ऐसे कुछ आ जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट म्यू नॉट के बाई 2 हो जाती है, वेयर के इज करंट पर यूनिट विड्थ। म्यू नॉट के बाई 2 हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे समझ आ रहा है कि म्यू नॉट के बाई 2 हो जाती है, तो वहां से अपने को क्या समझ आ रहा है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वो तो सिंपल से पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ऐसे हो जाती है, नीचे वाले पॉइंट पे अगर देखोगे तो इधर की तरफ कर्ल हो जाएगा फिंगर्स का, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो दैट इज एज सिंपल एज दिस कैन बी। तो इस तरीके से अपन फिगर आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर्स भी इस तरीके से निकाला जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर दैट कि हॉलो सिलेंड्रिकल वायर अगर है, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर का मतलब है एक पाइप के फॉर्म में करंट फ्लो कर रहा है, बस बाहर बाहर सरफेस पे करंट है, अंदर कोई करंट सॉलिड पार्ट में अंदर नहीं है, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो हॉलो सिलेंड्रिकल वायर केस में जो ए पॉइंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, जस्ट लाइक कि एक शेल के अंदर इनसाइड वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। बी वाला पॉइंट जो शेल के बाहर है उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस। तो ये का रीजन क्या है इसका, इसके लिए सारा का सारा करंट हम मान लेते हैं सेंटर पे ही है, जो स्टेट करंट कैरिंग वायर है उसकी तरह वाला आंसर आ गया ये, और अंदर वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, एम्पियर सर्किट लॉ से हमें पता चलता है। अब मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, राइट। ये सिचुएशन है हमारे सामने, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। हाँ, और अगर सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है तो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के लिए क्या होता है, इसमें जो अंदर वाला पॉइंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती, फिर से वो सॉलिड स्फीयर वाला ही रिजल्ट ही है। एक्चुअली में क्या है कि जो बाहर वाला पॉइंट है वहां पे तो म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2 पाई आ रही है, अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो आर लेस देन कैपिटल वाला जो पॉइंट है, जो अंदर वाला पॉइंट है, वहां पे एक्चुअली क्या रिजल्ट आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। एक्चुअली यहाँ पे आर से लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में जीरो आती है और स्मॉल आर से लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है, तो बाहर जाते जाते आप देखेंगे सरफेस वाले पॉइंट पे आके म्यू नॉट आई बाई कैपिटल 2 पाई आर आ जाना चाहिए, तो स्मॉल आर को जब कैपिटल आर डालोगे तो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे समझ आ जाता है फॉर्मूला क्या आने वाला है। इज दैट फाइन? लकी हो, यहाँ पे कोई पोटेंशियल की कहानी तो होती नहीं है, तो बस सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिजल्ट अब उनको याद रखना पड़ता है। अगर आप ग्राफ बनाते हो इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, अगर आप ग्राफ बनाते हो इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे तो हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में कैपिटल आर तक ग्राफ जीरो होता है, फिर कैपिटल आर पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, और फिर वहां से ग्राफ ऐसे ड्रॉप करता है 1 बाई आर के ग्राफ से, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसी सी बातें आ रही हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रही थी। उसके बाद सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में जब हम नोटिस करते हैं तो फिर इस बार जो है ये स्ट्रेट स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ, और फिर से अपनी सरफेस वाले पॉइंट पे आके मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है इसकी कैपिटल आर पे म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2 पाई आर, और फिर उसके बाद 1 बाई आर का ग्राफ सिंपली कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है। तो ये हमारा हॉलो सिलेंड्रिकल वायर और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे वो पूछा जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे ये बात भी होती है कि जो अंदर वाला पॉइंट होता है इसमें बहुत बार एक रिजल्ट एक और भी आता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ही होता है, नॉर्मली तो हमारे सामने वो नहीं आता। म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2 भी बहुत बार ये आ जाता है, क्योंकि आई बाई पाई आर स्क्वायर जे है
तो वहां से μ0 J×R/2 भी बहुत बार रिजल्ट बनता है। J×R में डायरेक्शन में इनबिल्ट है कि J×R वाली जो डायरेक्शन है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इन दैट केस। J इधर है, R इधर है, J×R इनटू द प्लेन, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ऐसे घूम रहा होता है ना इसके अराउंड, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, बट अगेन कॉम्प्लिकेटेड बात है, स्किप भी कर सकते हो। जेई मेन में तो मैंने आई डोंट नॉट सीन अ प्रॉब्लम लाइक दिस। सो दैट इज इट फॉर मैग्नेटिज्म के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के शॉर्ट नोट्स। तो इतनी देर में हमारे शॉर्ट नोट्स खत्म हो गए। कितनी देर लगी हमें? अभी रुक जाओ, शॉर्ट नोट्स खत्म नहीं हुए, एक और रिजल्ट बचा है, सोलोनॉइड और टोरॉइड। हाँ, और क्या चीज है उसके अलावा? सर वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर। एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो मैं शायद बाद में कराता हूँ ना, ये प्रॉब्लम है, बट मैं करा देता हूँ फिर, वो अभी तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ। तो एक तो हमारे पास ये केस है कि सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अगर एक इनफाइनाइट सोलोनॉइड है तो इनफाइनाइट सोलोनॉइड की वजह से या लॉन्ग सोलोनॉइड की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है μ0 Ni। कैसे रहेगा पता नहीं, μ0 Ni। और अगर फाइनाइट सोलोनॉइड है तो फाइनाइट सोलोनॉइड का फॉर्मूला कोई याद नहीं रखता, मतलब याद रखते भी तो अप्लाई नहीं होता बहुत बार, बट फिर भी आप लोग तो कर सकते हो। वो हो जाता है μ0 Ni cos अल्फा माइनस cos बीटा बाई 2। उसमें एसेंशियली अल्फा बीटा कैसे एंगल्स होते हैं, किसी भी पॉइंट पे पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे कुछ बनाते हैं। तो ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, इस तरीके से ये भी है। ये क्या बना रहा हूँ बाबा, अब ठीक है, बीटा ये वाला एंगल है और अल्फा ये वाला एंगल है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। बाहर वाले पॉइंट पे एक 0 हो जाता है और एक 180 हो जाता है, तो इस वजह से 0 माइनस, मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड वाले केस में अंदर वाले पॉइंट पे 0 और 180 की वजह से ऐसे कुछ आ जाता है। टोरॉइड का केस आप भी एक कहते हैं, ऐसे तो इतना कुछ मेरे को तो नहीं लगता उसकी इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी आप इमोशनली मेरे को वो करके क्या कहते हैं उसे, ब्लैकमेल करके पूछ लोगे तो बता दूंगा मैं कि ऐसे कुछ। अगर टोरॉइड है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें अपने वायर राउंड वाउंड करी हुई है। अब ऑब्वियसली ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, एन जो है यहाँ पे क्या है, करंट पर, सॉरी, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर मैं टोरॉइड की बात करता हूं तो टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है वो, अगर करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है तो मान लेते हैं ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल बना देती है यहाँ पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 Ni हो जाता है, एंड ये कांस्टेंट हो जाता है। जैसे सोलेनॉइड में तो फिर भी ये वेरिएबल रहता है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग हो सकता है, बट टोरॉइड के केस में पूरी टोरॉइड में ही μ0 Ni ही फॉर्मूला हो जाता है। दैट इज द सिनेरियो। सो इसको हम टोरॉइड वर्ड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। दिस इज सोलेनॉइड, ऐसे कुछ वर्ड हम इसके लिए यूज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें, एमवीसी, सॉरी एमसीजी, बीसी की बोल रहा हूँ, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसमें हम जनरली कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि भाई हमारे पास एक लूप है, लूप में अगर कुछ करंट फ्लो करता है तो लूप को कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस होती है, एंड वो जो टॉर्क है वो उसके बराबर होती है कि कितना वो एंगल लूप घूम रहा है, उसमें क्या वो ट्विस्ट डेवलप होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा हम बोल देते हैं, वेयर सी इज टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट, दैट इज ओके। एंड देन टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है m क्रॉस बी, m जो है NIA है इनटू बी, तो कुछ इस तरीके से, तो NIAB इज इक्वल टू माइनस सी थीटा आ जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो थीटा की जो वैल्यू है हो जाती है NAB बाई सी इंटू आई। तो ये जो टर्म है ये आपका करंट सेंसिटिविटी फैक्टर हो जाता है। इसमें एक कंफ्यूजन बहुत बार आता है, मुझे भी आता था, व्हाट वाज दैट, कि करंट सेंसिटिविटी फैक्टर जो है ये इधर सी बाई एन ए बी होगा या एन ए बी बाई सी होगा। तो उसमें बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, 1 एम्पीयर करंट के लिए थीटा ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा सेंसिटिव होगा इंस्ट्रूमेंट।
तो 1 एम्पियर के लिए ज्यादा कब, तो ये वाला जो टर्म है ये आपका करंट सेंसिटिविटी फैक्टर है। और बहुत बार इसमें वोल्टेज के टर्म्स में पूछ लेते हैं, अगर थीटा वोल्टेज के टर्म्स में पूछ लेंगे तो एन ए बी बाई आई, जो वोल्टेज है करंट जो होता है वोल्टेज में वी बाई आर हो जाएगा ना, सी आर ऐसे पूछा जाएगा। तो इस बार ये जो टर्म है इसको क्या बोल देते हैं आप, वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर। अगेन सॉरी, बीएसएफ सुन के ऐसा लग रहा है, बीएसएफ जैसा लग रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर, कुछ इस तरीके से हमारे पास हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात हमारे लिए। आई थिंक अब हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के शॉर्ट नोट्स अब तो खत्म है बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।